हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स कि जो हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है, इंटरप्ट कैसे होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, कंपाइलर कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपका जो 15th जो चैप्टर है, आपका टॉपिक है, वो आपका है इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है, वर्ड आ रहा है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब प्रोग्राम क्या होता है, इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप करते हैं वो किस वे में काम करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी दूसरे बच्चे से बात करते हैं या किसी और से बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कॉमन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, मे बी संस्कृत हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या एक लैंग्वेज हो सकती है जो दोनों जानते हैं, राइट। किसी केस में ऐसा भी होता है कि लैंग्वेज हमारी डिफ़र हो सकती है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, सामने वाला हिंदी नहीं समझता है, तो वहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम गाइड भी कह देते हैं। जैसे फॉरेन जो है विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको हमारी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो वो गाइड हायर करते हैं जो क्या करता है, इस कम्युनिकेशन गैप को क्या करता है, कवर करता है, फुलफिल करता है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या आप इसको इससे सिंपल वे में समझिए। देयर आर 2 बेसिक। फर्स्ट आपका है लो लेवल और सेकंड आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो लो लेवल लैंग्वेज हैं वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट आपका है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब इस चीज़ को फर्स्ट हम करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, जिसमें यूज़र को प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है पर्टिकुलर डिवाइस का, जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ फर्स्ट आपका मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ हम 2 डिजिट्स विच इज़ मे बी 0 और मे बी 1, ये हमें ध्यान रखना है। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी, बाइनरी कोड बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। यानी कि जो प्रोग्रामिंग आप करोगे वो 0 1 1 0 की फॉर्मेट में होगा, जो कि यूज़र के लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। इसमें हम एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ 0 की जगह 1 हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बट इसमें एक एडवांटेज थी कि ये फास्ट वर्क करता था। फास्ट क्यों? क्योंकि इसमें हम मशीन लैंग्वेज में ही कोड प्रोवाइड करते थे, तो आपका कंप्यूटर क्या करता था, फास्ट वे में वर्क करता था। सपोज कीजिए मैं किसी को हिंदी में समझा रहा हूँ और हिंदी समझता है तो वो जल्दी काम करेगा,
और अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, वो इंग्लिश को कम समझता है, तो वो पहले उसको समझने में टाइम लेगा, राइट। सेकंड क्या है आपका, असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें क्या किया गया कि जो शॉर्ट वर्ड्स हमने यूज किए, फॉर एग्जांपल अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने एक सिंबल यूज किया सब, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब यूज किया, ऐड करना है तो सम करना है तो ऐड यूज किया, किसी प्रोग्राम को लोड करना है यानी कि ओपन करना है तो उसके लिए इस तरह से लोड करना है। तो ऐसे आपने क्या किया, काफ़ी सारे शॉर्टकट वर्ड्स यूज़ किए, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ किए, और ये शॉर्ट वर्ड्स क्या कहलाए आपके, निमोनिक्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स। निमोनिक्स आर द शॉर्ट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। क्लियर हो गया होगा। एडिशन के लिए ऐड एक शॉर्टकट बना दिया, सब्ट्रैक्ट के लिए, डिवाइड के लिए DIV बना दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में कोड कैसे कन्वर्ट होगा, A = 10, B = 20, C = A add B। ये एक कोड बना, A add B, यानी कि ऐड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ प्लस। इस तरह से कोडिंग करने लगे हम। लेकिन इन स्पेसिफिक जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ए है, ऐड है, सम है, या जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, उसको आपकी मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर रही, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी जो हम लैंग्वेज प्रोसेसर पहले भी कर चुके हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के उसके अंदर, फिर मैं समझा देता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए फर्स्ट क्या है आपका, असेंबलर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम विच ट्रांसलेट और कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, उसको पहले क्या किया जाएगा, 0-1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर मशीन उसे क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, तो ये भी यूज़र के लिए थोड़ा सा टिपिकल था। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, C है, C++ है, ऐसे जावा है, ऐसे और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी मशीन लैंग्वेज में नहीं है। वो या तो आपके हाई लेवल है या मिडल हाई लेवल में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें हम क्या यूज़ करने लगे, जो आपके जर्नल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, A to Z, 0 to 9, स्पेसिफिक सिंबल्स, इनका हम यूज़ करने लगे। तो ये तो हम अपने रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये तो क्या हो गए, यूज़र के लिए इजी हो गए। तो इससे जो प्रोग्रामर है, जो हम और आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, ईजिली लैंग्वेज में अपना जो है प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। अब प्रोग्राम डेवलप हो गया, प्रॉब्लम फिर वही है कि इस कोडिंग को, इन वर्ड्स को, करैक्टर्स को किस में कन्वर्ट करना है, 0 and 1 में। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम को, जो हाई लेवल में रिटर्न किया हुआ प्रोग्राम है, उसको कंप्लीट 1 टाइम में ही क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर जो है वो भी आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, राइट। तो ये था बेसिक रिवीजन इसका। अब यहाँ दिया हुआ है आपका जो अकॉर्डिंग टू आपके जो 15 चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं। यहाँ आपका जो बेसिक फोकस है वो आपका कंपाइलेशन, यानी कि कंपाइलर। एक्चुअल कंपाइलर करता क्या है,
ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, ठीक है, विच इज नोन एज सोर्स कोड, राइट। यहाँ पर कंपाइलर, और कंपाइलर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स, अब इसको समझिए आप, यहाँ पर है आपका a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू a प्लस b, ये कोड है आपका किसी लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा और किसके इक्वलेंट कन्वर्ट कर देगा उसको, 0 0 0 1 1 जो भी इसका होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ आके ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी फॉर्मेट हो सकता है इसका, जो भी अकॉर्डिंग इसके। और ये प्रोसेस कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है, राइट। लेकिन हम इसको बेसिक समझने के लिए इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका इंटरप्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। कंपाइलर क्या करेगा, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा, और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा, सेकंड को रीड करेगा, सेकंड को कन्वर्ट करेगा। अगर सेकंड में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर होता है, तो वहीं रोक देगा उसको, आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं रोकेगा, और फिर हम उसे क्या करेंगे, एरर को रिमूव करेंगे, फिर ये आगे कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, फर्स्ट टू एंड कंप्लीट इसको एक साथ रीड करेगा और एक साथ ही उसे कन्वर्ट करेगा। अब जो मैंने ये डायग्राम समझाया है, आपकी बुक में यही डायग्राम जो है थोड़ा सा और डिटेल से समझाया हुआ है। कि सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन। जब हम कंपाइल करते हैं तो उसका बेसिक फ्लो क्या होता है, ठीक है। बेसिक फ्लो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेन सोर्स कोड होता है उसको हम डेवलप करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और फिर कंपाइलर उसे क्या करता है, मशीन इक्विवेलेंट यानी कि 0 and 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट कैसे होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे कैसे कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है प्री प्रोसेसिंग। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस है, कंपाइल कैसे होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है आपका, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। सेकंड आपका है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में 2 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका है एनालिसिस, और सेकंड आपका है इसमें सिंथेटिक। और थर्ड जो स्टेप है इसका वो आपका है असेंबली, और फोर्थ आपका है लिंकिंग। लोडिंग भी कह सकते हैं, लिंकिंग भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप है इसे आपको समझना है, ठीक है। और इसको समझने के साथ आपके पास बुक होना ज़रूरी है बेटे, क्योंकि बुक में ये सारा कुछ रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है आपका कि दिस प्रोसेस रिमूव्स द कमेंट्स। प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, जब हम कोडिंग करते हैं
तो कोडिंग के अंदर हम कमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं जो यूज़र के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। उस प्रोग्राम को हम एक तरह से ये समझते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है। तो वो जो कमेंट्स होती हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोग्राम या जो आपका सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं उसमें इन कमेंट्स का एग्जीक्यूट करना कंपलसरी नहीं होता है। ये सिर्फ यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, यूज़र को समझाने के लिए होती हैं। तो इस तरह की जो अननेसेसरी जो स्टेटमेंट्स होती हैं प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसको हटा देता है, उनको छोड़ देता है, उनको इसके अंदर कन्वर्ट नहीं करता, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं की जाती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं, प्री प्रोसेसिंग जो हमारी है उसके अंदर हम इन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो सोर्स कोड है उसमें से कमेंट्स को हटा दिया जाता है। और जैसे C है, C++ है, और भी कई सारी ऐसे लैंग्वेजेज हैं जिसमें हम प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन डायरेक्टरीज का जो फंक्शन है वो इसमें यूज़ किया जाना है, तो हम उनको क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड भी करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हेडर फाइल्स हो सकती हैं, इसके अंदर और कई सारी ऐसे कोई मॉड्यूल हो सकता है, उसको हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर आपने C लैंग्वेज या C++ को पढ़ा हो तो हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है, तो हैश इंक्लूड एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग है कि इंक्लूड कर, उसको उसके शामिल कर रहे हैं, किसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, जिसमें हम printf, scanf वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उनके लिए इसमें प्री डायरेक्टरीज बनी हुई हैं जिसको हमने नेम दिया है हेडर फाइल का। जहाँ .h है ये हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल्स है जो उसके अंदर इनबिल्ट आती हैं, हम अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमें इसके लिए जो एक लेंदी प्रोग्राम है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इनबिल्ट जो फंक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, रेडीमेड जो है हेडर फाइल को कॉल कर रहे हैं। तो इससे हमारा प्रोग्राम का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा और इनबिल्ट जो फीचर हमें मिल रहा है हम उसी को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम इसी में प्रोसेस कर लेते हैं बेटे, प्री प्रोसेसिंग स्टेप में। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्री प्रोसेसिंग जो है आपके, इसी के अंदर हम इसे क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन फेज जो होता है इसके अंदर हमारे पास दो सब पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका है एनालिसिस। जो एनालिसिस प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल टोकन्स हैं, जैसे मैं अभी आपको जो एग्जांपल्स दे रहा था उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया A = 10, B = 20, C = A+B, तो यहाँ पर देखिए आप यूज कर रहे हैं इन टोकन्स को। इनको सबसे पहले एनालाइज किया जाएगा, इनका विश्लेषण किया जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। जैसे इसमें कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स हैं, ये सारे इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, और एक सिंपल टेबल हम बना लेते हैं जिसमें हम इनकी स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपका है सिंथेसिस फेज। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड भी एक वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो आपका बैक एंड जो फेज होता है, ये कंपाइलर जो फेज होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सिंटैक्स ट्री बनाते हैं। एक सिंटैक्स ट्री का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल, जैसे अकॉर्डिंग टू बुक ही मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 4 × 5 + 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम
ऐसे समझते हैं 4 इंटू 5 प्लस 9, इस तरह का एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ये सब जो अभी हम समझ रहे हैं ये सब इंटरनल फंक्शंस हैं, यूज़र का इससे कोई इंटरफेस नहीं होता है। ये जो हम अभी समझ रहे हैं ये सिर्फ आपने जो कोडिंग की हुई है, जैसे अभी हमने a = 10 b = 20 करके जो भी हमने कोडिंग की थी उसको हमने कमांड दे दी कंपाइल की। उसके बाद जो आपका प्रोसेसर वर्क कर रहा है, जो आपका CPU वर्किंग कर रहा है, वो स्टेप्स हम समझ रहे हैं इसमें। तो इस तरह का जो इसमें जो आपका सेकंड फेज है उसमें इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर बनता है। इसमें आपके जो है जो आपके डाटास थे, जो आइडेंटिफायर्स थे, जो आपके वेरिएबल्स वगैरह थे, हम उनको क्या कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे। उनके जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर a = 10 b = या c = a + b a - b जो भी हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं उनको हम एनालाइज कर रहे थे, उनकी हम सिंबल टेबल्स डेवलप कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो आपका है असेंबली। अब असेंबली में क्या हो रहा है कि ये फेस सिर्फ असेंबल करता है, जो आपका सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके और उसको असेंबल करने का काम करता है। इसमें ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिस फेज रिसीव्स द असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस एंड देन कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, ठीक है। जो हमने सिंबल टेबल्स वगैरह बनाई हैं, ठीक है, जो सोर्स कोड था उस कोड को, जो मेन कोड था, कुछ हमने यहाँ स्टेप इस फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, कुछ को हमने सेकंड में कर दिया और बचा हुआ थर्ड स्टेप में, यानी कि हमारे 3 स्टेप यहाँ हो चुके हैं पूरे, ठीक है। तो इसमें जो सिंबल टेबल और जो ट्री वगैरह बना है उसको असेंबलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, राइट। और जो लास्ट आपका जो लिंकिंग वाला है ये क्या करेगा, जब इस ऑब्जेक्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि मशीन जब इसे कॉल करेगी तो ये इसमें जो हमने हेडर फाइल्स या जो सिंबल्स या जो ऑपरेटर्स यूज़ किए थे उन सब को कंबाइंड कर देगा, लिंक कर देगा, कनेक्टेड कर देगा, उसका वो हो जाएगा आपका लिंकिंग, ठीक है। The object code received by this phase is very much binary code, but still computer cannot execute it because linking of important libraries is yet be done. Linking मैंने आपको बताया जैसे हेडर फाइल्स वगैरह थी उनको हमने प्री प्रोसेसिंग में सॉल्व तो कर दिया था, ठीक है, लेकिन जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तब वो जो हेडर फाइल्स या जो प्री प्रोसेसर्स हमने यूज़ किए हुए थे या कोई मॉड्यूल हमने यूज़ किया हुआ था या इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ था उसको इस कोड के साथ, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो हमें यही प्रोवाइड करेगा, तो इस कोड के साथ हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, आपको एक्चुअल रिजल्ट या जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले कर सके, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लोडर। लोडर भी सेम वही बात है, ठीक है। लोडर इज ए पार्ट ऑफ कंपाइलर दैट लोड्स द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी, ठीक है। यहाँ इसमें एक और ले लेते हैं आप, लोडर, लोड करना, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट कोड है इसको जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, शॉर्ट में हम इसे सीधा रैम समझ लेते हैं, जब तक ये कोड ऑब्जेक्ट कोड आपका प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड करना, इंस्टॉल करना एक तरह से कह सकते हैं, या लाके उसको एग्जीक्यूट करवाना, वो क्या कहलाएगा, लोडर, लोडिंग प्रोसेस कहलाएगा। आपने देखा होगा कि हम कई बार ऐसे देखते हैं कि बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं तो कहते हैं प्रोग्राम लोड हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है,
ठीक है, वो लोडिंग ही है आपका कि हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड को अपनी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ला के एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हों वो आप शेयर करें, ठीक है, या फिर आप पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे आप शेयर करें, ठीक है। तो ये आज के लिए ये टॉपिक अभी आपका इतना ही है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट